हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बेटा पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन। रिवीजन क्लास शुरू हो रहा है। बोर्ड एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है बेटा। अब एग्जाम की तैयारी में आपको लगना है और अच्छे मार्क्स पाना है, तो इसलिए रिवीजन क्लास शुरू हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। बिलियन बिलियन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात, बिलियन दो या दो से अधिक घटक, दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक है बेटा, आपके सिलेबस में केवल बाइनरी बिलियन है, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें केवल दो घटक होते हैं। तो उसी बात करते हैं। तो बिलियन में दो घटक होते हैं। एक बेटा होता है विलेय, विलेय, और दूसरा घटक होता है विलायक। विलेय और विलायक। अब विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं? तो याद रखना है आपको, जो बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उस घटक को कहते हैं विलेय। ठीक है, तो जिस घटक की मात्रा कम होती है, मतलब कम मात्रा वाला जो घटक होगा उसे हम बोलेंगे विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी, अधिक मात्रा वाला घटक, उसे बोलेंगे विलायक। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बेटा विलेय को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, और विलायक को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। आपको याद रखना है, ऐसे कहीं पर बी लिखा है तो समझ लेना वो बात हो रही है विलेय के लिए। ठीक है, और कहीं पे कैपिटल ए लिखा है तो बात हो रही है विलायक के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास शरबत है, तो शरबत कब बनता है बेटा? चीनी और पानी। तो शरबत में चीनी जो होती है इसकी मात्रा जो है वो कम होती है, कम मात्रा में होता है, और पानी जो है वो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा। ओके, तो शरबत में पानी क्या होगा? विलायक। ठीक है, और चीनी क्या होगी? विलेय। ठीक है, इसी प्रकार हम चाशनी की बात करें बेटा, चाशनी, जलेबी वाली चाशनी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है? चाशनी में इसमें भी पानी होता है और चीनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो पानी होता है ये कम मात्रा में होता है, कम होता है, और चीनी होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी क्या हो जाएगा? विलायक, और पानी क्या होगा? विलेय। तो आपको याद रखना है, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक और जिसकी मात्रा कम वो विलेय। ठीक है, तो विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। विलेय किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा कम होती है। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम लोग बोलते हैं विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे बोलते हैं विलायक। ठीक है, जैसे शरबत की बात करें तो शरबत चीनी और पानी से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर चीनी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा अधिक होती है। तो चीनी में
शरबत में चीनी जो है वो विलेय है और पानी है वो विलायक है। लेकिन चाशनी की बात करें हम, तो चाशनी में पानी जो है वो कम मात्रा में होता है और चीनी जो है वो अधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ पर चीनी विलायक हो जाएगा और पानी जो है वो विलेय हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा। कुछ इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करने के यूनिट्स हैं, इन्हें कैसे दर्शाओगे, किसमें सांद्रता क्या है। तो जो मैन है उन्हीं की बात करेंगे कि रिवीजन क्लास में जो है वो इम्पोर्टेंट ही पढ़ाया जाता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है कम समय में। ठीक है, तो पहली यूनिट है आपकी मोलरता। मोलरता, मोलेरिटी, मोलेरिटी। ठीक है, तो मोलरता किसे कहते हैं देखिएगा। मोलरता को बेटा हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है NV बटे V इन लीटर। V इन लीटर। तो NV क्या है, B मीन्स विलेय, अभी बताया था आपको, तो विलेय, और N मीन्स मोल। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और V क्या है, विलयन का आयतन। V जो है वो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन। और किस में लेना है बेटा आपको, लीटर में। किस में लेना है, लीटर में। आपको याद रखना है ये इसका फार्मूला है, इस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, अब अगर NV को हम, सॉरी, आयतन जो है V वो 1 लीटर ले लें, 1 लीटर, तो M किसके इक्वल हो जाएगा, NV के हो जाएगा। मतलब 1 लीटर आयतन में मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के, लिख सकते हो एक लाइन में लिखना चाहो, किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, मोलरता कहलाती है। मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है, NV का यूनिट मोल और आयतन लीटर, मोल प्रति लीटर, आपको याद रखना है। तो इस फार्मूले को और भी कौन रखते हो, जैसे कैपिटल M इक्वल क्या हो जाएगा, NV इक्वल होता है WV बाई MV इंटू V इन लीटर। अगर आपको आयतन ml में दे रखा है तो WV ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, MV इंटू V इन ml हो जाएगा। ओके, आपको ये याद रखना है। तो ये फार्मूला होता है N बराबर W बाई M, मतलब भार बटे अणुभार या परमाणु भार। परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार। आपको याद रखना, यहाँ अप्लाई कर देना तो आपको मिल जाता है मोलेरिटी का फार्मूला। ओके, सिमिलरली एक यूनिट होती है मोलेलिटी, मोलेलिटी, इसे कहते हैं मोललता। मोललता, तो मोललता क्या होता है कि इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं बेटा। स्मॉल m बराबर होता है NV बटे WA इन kg, इसमें किलोग्राम में। तो NV क्या है, विलेय के मोल, विलेय के मोल, और WA क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
मोलेलिटी। ठीक है, अगर यहाँ पर WA को 1 kg ले लें तो स्मॉल m किसके इक्वल हो जाएगा, NV के। मतलब आप बोल सकते हो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो है वो मोललता कहलाती है। क्या लिख सकते हो एक लाइन में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। अगर इसकी यूनिट की बात करें बेटा तो यूनिट क्या, मोल की यूनिट क्या होती है, मोल। और WA किस में लिया आपने, किलोग्राम में, तो मोल पर केजी, या इसे हम मोलल भी बोलते हैं, मोलल। ओके, और इसे मोलर भी बोलते हैं, मोलर और मोलर। तो याद रखना है आपको मोलरता और मोललता। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। ओके, फिर अगली यूनिट है, अगली जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है वो है बेटा नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। देखते हैं नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा, इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसमें विलेय के ग्राम तुल्यांकों को लेते हैं। अब तक क्या ले रहे थे, विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर क्या लेना है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और किस में लेना है, ये लीटर में। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक क्या होता है, यहाँ पर बात कर लें थोड़ी बेटा। तो ग्राम तुल्यांक को हम लिखते हैं विलेय का भार, विलेय का भार या विलेय की मात्रा बटे तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। तो इसे हम लिख सकते हैं WB और इसे लिख सकते हैं हम बेटा EB। क्या लिखते हैं, EB। तो फार्मूले की बात करें तो कैपिटल N क्या हो जाएगा, यहाँ से WB बटे EB, और B लेना है किसमें, इन लीटर। ठीक है, अब EB क्या, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार होता है बेटा, EB बराबर होता है मोलर मास और भार बाई N। N मीन्स N चेंजेबल फैक्टर है। जैसे अगर कोई तत्व है तो तत्व के लिए N क्या होता है बेटा, वैलेंसी उसकी, जो उसका चार्ज होगा उस वैलेंसी होगी। ठीक है, अगर कोई एसिड है तो एसिड के लिए क्या होता है, जितने H+ दान करता है वो, या H+ की संख्या, कौन से, दान करने वाले। ठीक है, अगर कोई बेस है तो बेस के लिए OH- होते हैं वहां पे, तो कितने OH- दान कर रहा है। ठीक है, अगर कोई साल्ट है तो साल्ट के लिए पॉजिटिव चार्ज, कितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो N चेंजेबल है, तत्व के लिए वैलेंसी यूज करेंगे बेटा। अगर एसिड है तो वहां पर ये देखें कितने H+ दान कर रहा है वो, अगर कोई बेस है तो वहां पर कितने OH- दान हो रहे हैं।
अगर कोई साल्ट है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज कितना है, उससे डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास को, तो आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। इक्विवेलेंट मास को अगर फार्मूले में रख देंगे तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाती है। ओके, और अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, बेटा लिख सकते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पर ग्राम तुल्यांक जो है वो 1 लीटर बिलियन में घुले हों, आयतन कितना ले लें, बी को अगर हम 1 लीटर ले लें, 1 लीटर, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक के, विलेय के ग्राम तुल्यांक। ओके, तो 1 लीटर आयत बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। लिख सकते हो आप, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो बेटा यूनिट क्या होगी, देखिएगा, इसे मोस्टली नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, या यहां से क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ठीक है, अगर यहां से निकालो ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मलता। तो आपको याद रखना है नॉर्मलता और मोलरता में अंतर इतना है कि मोलरता में आप लेते थे विलेय के मोल और नॉर्मलता में लेने आपको विलेय के ग्राम तुल्यांक। तो ये चीज आपको विशेष याद रखनी है। बाकी वहां भी 1 लीटर में ही लेते थे और यहाँ भी 1 लीटर में ही लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद बस ये रखना है कि मोलरता और मोलरता में आपको लेने हैं विलेय के मोलों की संख्या और नॉर्मलता में लेनी है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ओके, अगली यूनिट है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसे कहते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है। देखिएगा मोल अंश क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे बिलियन में, किसी बिलियन में 2 घटक हैं, माना बिलियन में 2 घटक ए व बी हैं, ठीक है। ए के मान लिया एन मोल तथा बी के एन बी मोल उपस्थित है। ए के कितने मोल है, एन ए, और बी के मोल जो है वो एन बी है। तो घटक ए का मोल प्रभाज, घटक ए का मोल प्रभाज, इसे बेटा यक्स से प्रदर्शित करते हैं और ए का ले रहे हो तो यक्स ए लेंगे, ठीक है। जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर और अपॉन में टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी, क्या लेना है बेटा, एन ए प्लस एन बी। ओके, इसी प्रकार सिमिलरली घटक बी के मोल निकाल सकते हो, घटक बी का मोल प्रभाज, इसे लिखेंगे हम एक्स बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर और अपॉन में टोटल मोल, विलेय के मोल और विलायक के मोल, जितने घटक हैं टोटल मोल जो है वो नीचे रहेंगे, मतलब उससे डिवाइड होगा, और जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या
ऊपर रहेगी। इस प्रकार आप किसी भी घटक का मोल प्रवाह निकाल सकते हो। ओके, अगला टॉपिक है बेटा वेपर प्रेशर, बाष्प दाब। बाष्प दाब, वेपर प्रेशर। बाष्प दाब क्या होता है, ठीक है, समझो जरा इसे। मान लिया एक मेरे पास कोई ये पॉट है और इसमें लिक्विड भरा है, ठीक है, इसे नीचे हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है एक निश्चित टेम्परेचर के बाद बॉयल होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा। वेपराइज तो शुरू से ही होगा, लेकिन जैसे टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा वैसे इसका वेपराइजेशन जो है वो तेज होता चला जाएगा। तो जब किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, वेपर में, वाष्प में, ठीक है। तो किसी द्रव द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे कहते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो किसी द्रव द्वारा या किसी वाष्पशील द्रव द्वारा वेपर में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाया जाता है, कहाँ लगाएगा दाब, वाष्प द्रव की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है। तो याद रखना है आपको। इसके इफेक्टिंग फैक्टर क्या है, जैसे इफेक्टिंग फैक्टर, अगर इफेक्टिंग फैक्टर की बात करें तो इसका अगर हम ताप इंक्रीज करेंगे तो वेपराइजेशन तेज हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ताप बढ़ाएंगे तो ज्यादा वाष्प बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी तो उसका दाब भी अधिक होगा, ठीक है। अगर हम लिक्विड में कोई अवाष्पशील व्यय मिला दें या अवाष्पशील विलेय की सांद्रता बढ़ाने पर, ऐसा कोई पदार्थ मिला दिया जो अवाष्पशील है, जो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता है, मान लो यहाँ पे चीनी मिला दी आपने, ठीक है, तो चीनी कैसी, अवाष्पशील, तो क्या होगा, इसका जो वेपराइजेशन है या जो वेपर है वो कम हो जाएगा, वेपर कम होगा तो उसका वाष्प दाब भी घट जाएगा। तो चीनी मिलाने पर वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है, वाष्प दाब घट जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी विलयन में हम अवाष्पशील विलय की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये दो, और इस पे बेटा एक नियम दिया गया है जिसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ के नाम से जानते हैं, वो वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है। ओके, तो देखें राउल्ट लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। तो इसमें किसी वाष्पशील द्रवों का जो वाष्प दाब होगा तो उसमें उसकी कितनी मात्रा और किसमें, मोल अंश में, उसमें कितना मोल अंश उसका है जिस घटक का, उसका वाष्प दाब जो है उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। जैसे एक लाइन में लिखना चाहें तो किसी वाष्पशील द्रवों, लिख सकते हो वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उसके, किसके, जिस घटक का ले रहे हो उस घटक के मोल अंश या मोल प्रवाह के समानुपाती, मोल प्रवाह के समानुपाती
होता है। ठीक है, देखते हैं इसे। जैसे मान लिया वहां पे घटक ए और बी है, तो घटक ए का मान लिया दाब पी ए है और पी ए का यक्स ए उस मोल प्रवाह है, तो किसके समानुपाती हो जाएगा? पी ए समानुपाती यक्स से। अब ये जब साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो मान लिया के, तो पी ए बराबर के यक्स ए। ओके, अगर हम यहाँ पर शुद्ध विलायक ले लें या कोई शुद्ध विलेय ले लें और दोनों द्रव है, तो शुद्ध विलायक की अगर हम बात करें, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए जब शुद्ध विलायक है तो यहाँ पर यक्स ए क्या हो जाएगा? 1। क्यों? आप जानते हो यक्स ए प्लस यक्स बी क्या होता है? 1। और जब शुद्ध विलायक है तो यहाँ पर यक्स बी है ही नहीं, 0 है, यक्स बी 0 है, तो यक्स ए किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ठीक है, और शुद्ध विलायक के लिए या शुद्ध अवस्था में किसी घटक का जो बाष्प दाब होता है उसे स्टैंडर्ड बेड पर प्रेशर लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए। ओके, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां रखोगे, पुट करोगे, तो पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए। ओके, यक्स ए क्या हो गया? 1। यक्स ए क्या हो गया? 1। तो पी नॉट ए बराबर के की वैल्यू मिल गई, के उठा के पुट कर दो, फ्रॉम, फिर 1 से देख लो क्या हो जाएगा? पी ए बराबर के किसके बराबर होगा? पी नॉट ए, तो पी नॉट ए यक्स ए, पी ए बराबर पी नॉट ए यक्स से। ओके, इसी प्रकार अगर घटक दूसरे की बात करें, बी की बात करें, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट बी यक्स बी। यहां से आप किसी इस पे आपको न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, तो याद रखना है राउल्ट का नियम क्या है कि किसी भी घटक का वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यक्स। अब जब साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आया के, तो क्या हो जाएगा? पी ए बराबर के यक्स से। और जो शुद्ध विलायक की बात करेंगे तो वहां पर विलेय नहीं है, तो पी एक्स ए किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। और शुद्ध अवस्था में किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो बेटा पी नॉट ए होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। ये दोनों चीजें उठा के यहाँ पुट करोगे तो के बराबर क्या मिल जाएगा? पी नॉट ए। पी नॉट ए यहाँ रख दोगे तो पी ए बराबर पी नॉट ए यक्स ए। मतलब किसी भी विलयन में घटक ए का वाष्प दाब जो होगा वो पी नॉट ए यक्स ए के बराबर होगा। इसी प्रकार घटक बी का जो वाष्प दाब होगा वो पी नॉट बी यक्स बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था आपका राउल्ट का नियम। इस पे बेटा कुछ विलयन होते हैं। अब विलयन तो होते हैं, विलयन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन बेटा और अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन की अगर हम बात करें, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, आइडियल सोल्यूशन। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं? जो सांद्रता और ताप की पूरी परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। मतलब ताप और सांद्रता, ये याद रखना है आपको, कि संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन कैसे विलयन होते हैं? आदर्श विलयन। मतलब इनमें जो उनका एंथैल्पी होगा और आयतन होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम बात करें मिश्रण की, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग या मिश्रण क्या होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, जीरो चेंज होगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम आयतन की बात करें, मिक्सिंग, इसमें भी कोई चेंज
नहीं होगा। मतलब इनका जो वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, वो पीए बराबर होगा पी नॉट ए यक्स ए के, और पीबी बराबर होगा पी नॉट बी यक्स बी के। ओके, मतलब जो राउल्ट के नियम का पूरी तरीके से पालन करेंगे वे विलयन कहलाते हैं आदर्श विलयन। ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार ही उनका वाष्प दाब होगा और उनकी एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें हम तो बेटा देखिएगा, बेंजीन टॉलुइन का मिश्रण, बेंजीन और टॉलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, अगर दूसरे की बात, दूसरा एग्जांपल एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन ये भी आदर्श विलयन है। ठीक है बेटा, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, ये सारे विलयन कैसे हैं? आदर्श विलयन है। मतलब ये ताप और सांद्रता की पूरी परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, फिर बेटा एक होते हैं अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वे कहलाते हैं अनादर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे विलयन कहलाते हैं अनादर्श विलयन। ठीक है, मतलब इनका जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा वो नॉट इक्वल 0 होगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग होगा वो भी नॉट इक्वल 0 होगा। मतलब ना तो एंथैल्पी चेंज स्थिर रहेगा और ना ही वॉल्यूम चेंज स्थिर रहेगा। ठीक है, और इनका जो दाब होगा पीए वो भी नॉट इक्वल होगा पी नॉट ए यक्स ए के, और पीबी जो है वो भी नॉट इक्वल होगा पी नॉट बी यक्स बी से। मतलब राउल्ट के नियम का पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं, वे विलयन कहलाते हैं अनादर्श विलयन। ठीक है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। एक होते हैं धनात्मक विचलन वाले, धनात्मक विचलन वाले, और एक होते हैं बेटा ऋणात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, जो धनात्मक विचलन वाले जो विलयन होंगे वो क्या होगा, उनका जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, और जो इनका डेल्टा वी मिक्सिंग होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। और इनका जो पीए होगा वो ग्रेटर होगा पी नॉट ए यक्स ए से। मतलब राउल्ट के नियम से अधिक ही इनका दाब होगा, और उनसे एंथैल्पी चेंज भी राउल्ट के नियम से अधिक होगा, वॉल्यूम चेंज भी राउल्ट के नियम से अधिक होगा। ऐसे विलयन जो हैं वो कहलाते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल H2O और अल्कोहल, H2O और अल्कोहल, इनका जो विलयन होगा वो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करेगा। ठीक है, जैसे H2O एसीटोन, CH3COCH3 एसीटोन जल, और एसीटोन का विलयन होगा वो भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और
आपका क्लोरोफॉर्म और एथिल अल्कोहल CHCl3 और C2H5OH, क्लोरोफॉर्म और एथिल अल्कोहल, ये जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दिखाएंगे, राउल्ट के नियम से अधिक इनमें एंथैल्पी चेंज होगा और इनका वॉल्यूम भी राउल्ट के नियम से अधिक होगा। ठीक है, फिर बेटा होते हैं ऋणात्मक विचलन वाले। अगर ऋणात्मक विचलन वाले की बात करें तो इनका जो डेल्टा H मिक्सिंग होगा वो कम होगा और डेल्टा B मिक्सिंग होगा वो भी 0 से कम होगा। ठीक है, तो इनका जो दाब PA होगा वो लेस देन होगा P नॉट A यक्स A से। इसी प्रकार जो PB होगा वो भी लेस देन होगा P नॉट B यक्स B से। ठीक है, मतलब राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब दर्शाएंगे और इनका एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज वो भी राउल्ट के नियम से कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें हम तो देखिएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म और बेंजीन CHCl3 प्लस C6H6, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का जो विलयन बनेगा वो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब प्रदर्शित करेगा। जैसे H2O और HNO3, जल और नाइट्रिक अम्ल का विलयन। ठीक है बेटा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन CHCl3 CH3 CO CH3। ठीक है, और जल H2O और HCl, ये जो विलयन बनेंगे वो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है धनात्मक विचलन वाले कौन से हैं, जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब प्रदर्शित करते हैं, और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन वे हैं जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की बातें हो गई। ठीक है, फिर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगला टॉपिक बेटा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए बने रहिएगा अपने चैनल के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।